बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। परम धाम की भूमि का आनंद है आनंद। परम धाम की भूमि का आनंद है आनंद। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम प्रणाम। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साथ जी, साधक एवं साधिकाएं, चर्चनी प्रशिक्षण सत्र का आज हम 64वां दिवस के पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। तो सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम एवं स्वागत करते हुए आज का विषय प्रसंग कक्षा सत्र को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमारा विषय प्रसंग चल रहा है पुखराज जी। तो पुखराज जी के प्रसंग में अब तक हमने पुखराज जी, बंगला जी, अद्विज का कुंड, ढपी चबूतरा और मूल कुंड, फिर उत्तर पश्चिम की घाटी, इन सब के तरहट्टी का वर्णन किया। उसके पश्चात फिर इन सब के भौम भर ऊंचा चबूतरा का वर्णन किया। सबके अलग अलग लंबाई चौड़ाई जो भी हिसाब है इस विषय में भी वर्णन हुआ। उसके पश्चात फिर ये चबूतरा के ऊपर महल किस तरह से गए हैं। जैसे पुखराज के गोल चबूतरा के मध्य में भौम्बर ऊंचा चौरस चबूतरा, उस चौरस चबूतरा में 5 पेड़ जो तरहट्टी से आए वो प्रकट हुआ और ऊपर ऊपर 5 भौम तक गए। फिर बंगला के मध्य तीसरे हिस्सा से चेह बच्चा और बंगला होते हुए जो बंगला 5 भौम ऊपर तक गए और बाहर के हिस्सा में 5 पेड़, 4 फिलपाई, 5 पेड़, ये भी ऊपर ऊपर 5 भौम जा करके छत पटी है। फिर उत्तर पश्चिम के घाटी भी 5 भौम तक ऊपर गए। तो ये सब महल अपनी अपनी जगह से ऊपर जाने के पश्चात फिर अब छज्जा बढ़ने का प्रसंग वर्णन हुआ। तो विशेष करके कल का क्लास में हमने इन महलों में आपस में छज्जा बढ़ने के प्रसंग के ऊपर वर्णन किया, चर्चा किया। तो छज्जा बढ़ते समय 3 प्रकार के हिसाब के द्वारा छज्जा बढ़ने की बात हुई। मध्य के पेड़ और दिशा के पेड़ के बीच के, फिर दिशा के पेड़ और दिशा के पेड़ के बीच के, और दिशा के पेड़ से उत्तर पश्चिम की घाटी और बंगला के ऊपर के जो ताल महल अथवा जो कुंड है उससे छज्जा बढ़ने का प्रसंग हिसाब किया। और 250 भौम तक छज्जा अलग अलग हिसाब से जा करके 250 भौम में आपस में सब तरफ का छज्जा मिलन हुआ। उसके पश्चात फिर यहाँ से ऊपर ऊपर 750 भौम तक जा करके 1000 भौम ऊपर चांदनी हुआ। तो छज्जा बढ़ते समय एक बात ध्यान देना है, जैसे कल हमने ये दोनों तरफ के महल से दोनों तरफ ऐसे छज्जा बढ़ने की बात की,
तो साथ में ये छज्जा बढ़ते समय देखिए, ये छज्जा यहाँ से इस तरफ जैसे बढ़ते हैं ना, यही छज्जा इधर और इधर दाएं बाएं भी ऐसे ही बढ़ते हैं। ऐसा होने से क्या होता है, वो एक महल जो है इससे ऐसे चारों तरफ छज्जा बढ़ते हैं। तो ऊपर 250 भौम में जाकर के आपस में मिलने पर वो मेहराब की जो शोभा दिखाई दिया था, तो ये सारी शोभा होते हैं। और ये छज्जा बढ़ने के प्रसंग में ही 14 मेहराब की बात किया हमने। फिर पुखराज के 8 निशान, जैसे वाणी के शब्द में 8 पहाड़ करके कहा है, ये भी बताए हो। तो ये सारे शोभा जो भी वर्णन हुआ, इसको अब हम वृत्ति के शब्द के माध्यम से अध्ययन करेंगे। उसके पश्चात फिर जो भी प्रसंग है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो इसीलिए अब ये पॉट के नक्शा के हिसाब से देखते समय पेज नंबर 63 में ये चबूतरा के ऊपर जो महल है उसके ऊपर छज्जा बढ़ने की शोभा दिखाया है। और वृत्ति में पेज नंबर 122 तक हमने अध्ययन किया, यानी कि ये मूल कुंड की तरहटी प्रसंग पूरा होने तक में। अब 122 से शुरू हो रहा है 1000 हांस का गोल चबूतरा करके। पुखराज जी का जो गोल चबूतरा है ये 1000 हांस का है। तो ये चैप्टर के अंदर ही सारा छज्जा बढ़ करके 1000 भौम तक पुखराज पहाड़ उठने का वर्णन है। तो अब तक जो भी वर्णन हुआ है, अब हम वृत्ति के शब्द के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो अब देखिए, 1000 हांस का गोल चबूतरा। पुखराज के गोल चबूतरे की लंबाई चौड़ाई 1,33,333 कोस और गिर्द 4 लाख कोस है। नीचे से 1000 हांस की दीवार फिरी है और तरहटी की गिर्द में 52,000 लोह स्तंभ फिलपाएं भी फिरे हैं। इनके ऊपर यह गोल चबूतरा आया है। चबूतरे की किनार में फिरते कठेड़े लगे हैं और प्रत्येक गोल गुर्ज में चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियां लगी है। इस गोल चबूतरे के तीसरे हिस्से 44,444 कोष में एक चौकोण समचौरस भौम भर का ऊंचा चबूतरा है। तो यहाँ पर चबूतरा के लिए 44,444 करके ये संख्या लिखे हैं, परंतु इसको 45,200 ही समझना होगा, क्योंकि इसको मैं अभी ही बता देता हूँ, वैसे बाद में आने वाला प्रसंग है। ये पुखराज के 1000 भौम के ऊपर जो चांदनी है, वो चांदनी से भी ऊपर आकाशी महल बनते हैं। तो पेज नंबर 136 में देखिए, वहां पर बताया है, नीचे पुखराज के गोल चबूतरे के ऊपर मध्य भाग में जो चौरस चबूतरा आया है, उसकी लंबाई चौड़ाई 45,200 कोस है। इस चबूतरे के ऊपर 5 पेड़ प्रकट हुए हैं तथा इसके सिर पर पुखराज के चांदनी से कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा है। तो इस तरह से ये भाषा आता है। इसीलिए यहाँ 2 जगह में थोड़ा अलग अलग हिसाब आया है। तो यहीं पर ये 44,444 कोस की जगह में 45,200 कोस ही समझना होगा। तो नीचे तरहटी में 45,200 कोस का जगह है, और उसी में जो 5 पेड़ आया है, ये 5 पेड़ सीधा ऊपर चौरस चबूतरा में प्रकट होने के लिए वो 45,200 कोस का हिसाब ही सही हिसाब से बैठता है। तो उसी हिसाब से चिंतन करें, ये भी आपको बताया हूँ। अब आगे बढ़े। जिसके चारों ओर कठेड़ा लगा है और चारों दिशाओं में भौम भर की सीढ़ियां उतरी है। इस चबूतरे की किनार से परिक्रमा की जगह छोड़कर तरहटी से आए हुए
5 पेड़ यहां से प्रकट हुए हैं। ये पांचों पेड़ ऊपरा ऊपर 5 भौम तक सीधे चले गए हैं तथा छठी भौम से इन पांचों पेड़ के छज्जे पृथक पृथक बढ़ चले हैं। तो देखिए, तो 5 भौम तक पेड़ यानी कि महल सीधा चले गए और छठी भौम से पृथक पृथक मतलब अलग अलग हिसाब से ऊपर चले गए हैं। मतलब इसमें हमने 3 प्रकार के हिसाब से छज्जा बढ़ने का वर्णन किया है। अब वही बात यहाँ वृत्ति के शब्द के द्वारा वर्णन हो रहा है। सर्वप्रथम पांचों पेड़ों की आपस में दूरी कितनी है यह जान लेना जरूरी है। अतः बीच के पेड़ से दिशा के पेड़ के बीच की दूरी 22,000 कोस है। दिशा के पेड़ से दिशा के पेड़ के बीच की दूरी 33,000 कोस है। पुनः दिशा के पेड़ से उत्तर पश्चिम की घाटी और बंगला के बीच की दूरी 88,000 कोस है। तो इस तरह से यहाँ स्पष्ट रूप में बताया है, जो कल ही हमने ये सारा वर्णन किया है, कंसेप्ट क्लियर किया है। तो यहाँ देखिए, तो बंगला के बीच की दूरी शब्द प्रयोग किया, तो ये ऊपर जाने के बाद तो ताल महल बनते हैं, जो मैं बार बार बोल रहा हूं। लेकिन अब शुरुआत में नीचे 5 भौम से बंगला आया है, तो वही बंगला नाम से हुआ। तो वो बंगला की चांदनी के मध्य भाग में 12,000 कोस का लंबा चौड़ा जो कुंड बना है, वहां से छज्जा बढ़ना प्रारंभ होता है। तो वहां तक के बीच की दूरी 88,000 कोस का है। ये भी हम समझ गए हैं। आगे बढ़े। जिस तरह 4 दिशा के चारों पेड़ों के छज्जे मध्य के पेड़ की तरफ 11-11 कोस के निकले हैं, उसी प्रकार से मध्य के पेड़ से भी चारों दिशाओं के पेड़ों की ओर 11-11 कोस के छज्जे निकले हैं। इस प्रकार इन उभय पक्ष के यानी कि दोनों तरफ के छज्जों ने 250 भौम ऊपरा ऊपर जाकर नीचे 2,750 कोस की जगह पर छाया डाल दी है। अब 2,750 कोस का 3 गुना लंबा अर्थात 8,250 कोस का छज्जा बढ़ा, जिसने नीचे एक पेड़ की तरफ के 11,000 कोस की जगह में छाया डाल दी। तो ये सारा हिसाब नोट नक्शा सहित कल वर्णन किया है। तो आप वो नोट को भी सामने में रख करके ये वर्णन अध्ययन कर सकते हैं। उसी तरह दूसरी ओर के पेड़ से निकले 11 कोस के छज्जों ने भी 250 भौम जाकर नीचे 2,750 कोस में छाया डाल दी है। पुनः 2,750 कोस का 3 गुना अर्थात 8,250 कोस की लंबाई तक जाकर यह छज्जा दूसरी ओर के लंबे छज्जे से मिल गया। इस तरह ऊपर दोनों छज्जों ने आपस में मिलकर दोनों पेड़ों के बीच की 22,000 कोस की जगह को छाया डालकर ढक दिया है। पुनः एक दिशा के पेड़ से दूसरी दिशा के पेड़ की तरफ बीच के 33,000 कोस की जगह में 16.5 कोस के छज्जे निकले हैं। 16.5 कोस के छज्जों ने 250 भौम ऊपर पहुंचकर 4,125 कोस की जगह पर छाया डाल दी है। उसके पश्चात 12,375 कोस के लंबे छज्जे के आधी दूरी तक पहुंचने से इस तरफ के 16,500 कोस की जगह पर छाया हो जाती है। इतनी ही छाया दूसरी तरफ के छज्जों ने भी उसी तरह डाली है। अतः 33,000 कोस की जगह का हिसाब पूरा हुआ। तो इस तरह से
दिशा के पेड़ से दिशा के पेड़ के बीच के जो दूरी को पूरा करने के लिए छज्जा का वर्णन प्रसंग भी यहां से वर्णन हुआ। तो ऐसे चारों तरफ से है। अब आगे फिर देखिए, पुनः दिशा के पेड़ से पश्चिम उत्तर की घाटी के तरफ 44 कोष के छज्जों ने 250 भोम पहुंचकर नीचे 11,000 कोष की जगह में छाया डाली है। फिर लंबा छज्जा डालकर 33,000 कोष की जगह पर छाया डाल दी तथा अपने तरफ के 44,000 कोष की जमीन की जगह पूरी कर दी। उसी प्रकार से दोनों घाटियों से पेड़ की तरफ 44 कोष के छज्जों ने 250 भोम पहुंचकर 11,000 कोष की जगह में छाया डाली है। पुनः 11,000 कोष का 3 गुना लंबा छज्जा अर्थात 33,000 कोष लंबा छज्जा डालकर नीचे की 44,000 कोष की जगह ढक दी है। अतः पूर्व के पेड़ से बंगला की तरफ भी 44 कोष के छज्जों ने 250 भोम जाकर 11,000 कोष की जगह में छाया डाली। फिर 3 गुना लंबा छज्जा अर्थात 33,000 कोष का लंबा छज्जा डालकर नीचे के 44,000 कोष की जगह को पूरा ढक दिया है। उसी प्रकार बंगला की चांदनी से भी पेड़ की ओर 44 कोष के ही छज्जों ने 250 भोम जाकर 11,000 कोष में छाया डाली। पुनः 3 गुने लंबे अर्थात 33,000 कोष के छज्जों ने अपने हिस्से के 44,000 कोष की जगह में छाया डाल दी है। इस तरह इन छज्जों ने दोनों के बीच की 88,000 कोष की दूरी पर अपने अपने हिस्से के 44 कोष के छज्जों से छाया डाली है। तो इस तरह से यहां तक के वर्णन प्रसंग में तीनों तरफ के मतलब मध्य के पेड़ से दिशा के पेड़ अथवा दिशा के पेड़ से मध्य के पेड़ के तरफ के छज्जा एक प्रकार का, दिशा के पेड़ से दिशा के पेड़ के बीच के छज्जा दूसरे प्रकार का, और दिशा के पेड़ से उत्तर पश्चिम की घाटी और बंगला की तरफ के छज्जा तीसरे प्रकार के, ये सारे वर्णन स्पष्ट रूप में हुआ। ठीक है। अब यहां देखिए, जैसे प्रसंग शुरू हुआ था 1000 हांस का गोल चबूतरा करके, तो वो 5 पेड़ को 5 भोम ऊपर तक ले गए। उसके बाद उन 5 पेड़ों में छज्जा बढ़ने का प्रसंग वर्णन शुरू हुआ। तो यही छज्जा बढ़ने का प्रसंग वर्णन होते होते उधर घाटी का महल और बंगला के ऊपर के 5 भोम से छज्जा बढ़ने का प्रसंग वर्णन हुआ। तो इसीलिए हमने ये वृत्ति से अध्ययन शुरू करने से पहले ही 1000 हांस के गोल चबूतरा के ऊपर चौरस चबूतरा और ऊपर 5 भोम तक महल जिस तरह से उठाए, साथ में बंगला भी 5 भोम उठा करके, फिर घाटी का महल भी 5 भोम उठा करके, सब एक ही लेवल के ऊंचाई में ला करके छज्जा बढ़ने का प्रसंग वर्णन किया। उसके बाद ये वृत्ति से अध्ययन करते समय सहजता के साथ में इस तरह से समझ सकते हैं। ये बात आप अच्छी तरह से चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। कहने का अर्थ, पहले हमने जो लेक्चर के माध्यम से जो एक कंसेप्ट बिठाने के लिए, एक आकार को खड़ा करने के लिए प्रयास किया है, उसके आधार पर ही वृत्ति के शब्द के द्वारा वर्णन समझ सकते हैं। अब ये एक बार तो तीनों प्रकार से ये छज्जा बढ़ने का वर्णन प्रसंग पूरा हो चुके हैं। अब फिर यहां वृत्ति में यही छज्जा बढ़ने का वर्णन प्रसंग आता है। उसका कारण क्या है? कारण यह है कि 5 पेड़ के आधार पर यह छज्जा बढ़ने का प्रसंग शुरू हुआ था, लेकिन वृत्ति ने तो उधर घाटी और बंगला के ऊपर के जो महल ये पहले वर्णन नहीं किया था। फिर उस तरफ से छज्जा बढ़ने का वर्णन प्रसंग यहां वर्णन करते हैं, तो वही वर्णन दोबारा आता है। इसलिए अब आगे जो यहां पढ़ने जा रहे हैं हम, इसके लिए अलग सी शोभा
देखने की जरूरत नहीं है, मतलब अलग से शोभा का वर्णन नहीं है। यही जो छज्जा बढ़ने का प्रसंग जो वर्णन हो चुका है उसी को फिर से वर्णन किया है, तो उसी हिसाब से इसको समझना होगा। तो इसको भी अब हम देखते हैं। उत्तर पश्चिम की घाटी के महल पेड़ के महलों के बराबर सीधे चले गए हैं एवं जहां से पेड़ों से छज्जे बढ़ चले हैं उन्हीं के बराबर से दोनों घाटियों के महलों से भी छज्जे बढ़ चले हैं। तो पहले घाटी का महल वर्णन नहीं हुआ था ना, इसीलिए अब इस तरह से वर्णन हुआ है, लेकिन हमने लेक्चर के माध्यम से पहले ही ये सब वर्णन करके उसके बाद यहां से पढ़ रहे हैं, तो क्लियर है। तो यहां शब्द के द्वारा अध्ययन करते समय समझना होगा। तो कहा कि उन्हीं के बराबर, मतलब वो 5 पेड़ का ऊंचाई जहां तक जाकर के छज्जा बढ़ना शुरू हुआ उसी के बराबर घाटी के महल भी जाकर के दोनों घाटियों के महलों से भी छज्जा बढ़ चले हैं। पुखराज का गोल चबूतरा और बंगला का चौरस चबूतरा, ये दोनों चबूतरे बराबर ऊंचे हैं। बंगला के चबूतरे के 3 भाग हुए। बीच के भाग में 2304 बंगलों और 2304 चहबच्चों के भोंभर ऊंचे चबूतरे पृथक पृथक आए हैं। तो ये 2304 बंगले और 2304 चहबच्चे के लिए भोंभर ऊंचा पृथक पृथक चबूतरा, मतलब 48 के 48 हारे बंगला और 48 के 48 हारे चहबच्चा वाले चबूतरा है। सब मिलाते समय 96 की 96 हारे चबूतरे के ऊपर ये सारी शोभा है जो हमने पहले ही वर्णन किया। जैसे पुखराज के गोल चबूतरे के मध्य भाग में चौरस चबूतरा आया है, उसी प्रकार यहाँ मतलब बंगला के चबूतरा के ऊपर यहाँ पर भी भोंभर ऊंचे चबूतरे आए हैं। उन चबूतरों में से एक चबूतरे पर बंगला और दूसरे चबूतरे पर चहबच्चा, फिर एक चबूतरे पर बंगला और दूसरे चबूतरे पर चहबच्चा आया है। इस प्रकार 4 बंगलों के बीच एक चहबच्चा और 4 चहबच्चों के बीच एक बंगला, ऐसा दृश्य बन जाता है। पुनः दोनों तरफ 2 हिस्से हैं, मतलब वो बंगला के चबूतरा में ही उनके भी 3-3 हिस्से हुए हैं। मध्य के हिस्से में 4 फिलपाइयों की फिरती कतारें आई हैं तथा दोनों तरफ के 2 हिस्सों में बड़े वन के 5-5 वृक्ष आए हैं। तो इस तरह से 5 पेड़ 4 फिलपाई 5 पेड़ करके कहा है ना, बाहर के 33,333 कोस के जगह में, उसमें भी 3 हिस्सा करते समय 11,111, 11,111, 11,111 कहा है, तो वही वर्णन है। प्रत्येक बंगला एवं चहबच्चा के बाहर बगीचे फिरे हैं और उनमें नहरें, चहबच्चे और फुहारे छूटते हैं। तो वही 96 की 96 हारे बगीचों की बात है। ये पहले हमने बगीचा का वर्णन किया और मध्य में चबूतरा भोंबर उठाया और उसके ऊपर बंगला चहबच्चा का वर्णन किया। तो उसी को यहाँ वृत्ति के शब्द में पहले चहबच्चा और बंगला का चबूतरा का वर्णन किया और उसके बाद उसके चारों तरफ बगीचा करके वर्णन किया। बात वही है, वो 96 की 96 हारे बगीचा, चाहे बंगला अथवा चहबच्चा के चबूतरा के बाहर बगीचा करके कहे, चाहे बगीचा के मध्य भाग में चबूतरा और उसके ऊपर बंगला एवं चहबच्चा कहे, बात वही है। तो अब आगे बढ़े। बंगलों की 5 भौम छठी चांदनी है। चांदनी की लंबाई चौड़ाई भी 1 लाख कोष तथा गिर्द 4 लाख कोष है। इस चांदनी पर मध्य भाग में भोम भर का चहबच्चा तथा तालाब है। सर्व चांदनी पर नहरों की दोनों ओर 1 भौम तक मोहलातें आई है। ऊपर की प्रत्येक भौमों में तालाब की गिर्द बढ़ती चली गई है तथा मोहलातें फैलती यानी घटती चली गई है। बंगलों की चांदनी से
तालाब के छज्जे पुखराज के 5 पेड़ों की तरफ बढ़ चले हैं। इन 8 निशानों के छज्जे ऊपरा ऊपर 250 भौम या 1,00,000 कोस तक ऊंचे बड़े हैं। तो इस तरह से यहां बंगला को भी 5 भौम उठाए और बंगला की चांदनी 1,00,000 कोस का लंबा चौड़ा वर्णन किया और उसके मध्य भाग में एक चहबच्चा अथवा तालाब शब्द प्रयोग किया, जिसका हिसाब हमने बताया है कि 12,000 कोस का लंबा चौड़ा होता है ये शुरू में। और यहां कहा कि जैसे जैसे भौम ऊपर चढ़ते जाते हैं ये तालाब यानी कि चहबच्चा फैलता जाता है करके कहा ना। तो इसके लिए जैसे ये तालाब यानी कि चहबच्चा का दीवार हुआ तो ये छज्जा जिस तरह से वो पुखराज की तरफ छज्जा बढ़ते चले गए हैं तो ऐसे चारों तरफ छज्जा बाहर बढ़ते जाते हैं। तो ये छज्जा बढ़ने का अर्थ तालाब का भीतर का एरिया फैलते जाना है। तो ये 250 भौम तक जाते समय कितना फैला है, एक तरफ 11,000 कोस, तो ऐसे ही चारों तरफ ही 11,000 कोस का एरिया बढ़ने से जो 250 भौम ऊपर जाते समय 34,000 कोस का लंबा चौड़ा ये तालाब का होता है। ये भी वर्णन हमने पहले ही किया है। बस यहां समझना इतना है कि जिस तरह से यह तालाब ने वो पुखराज की तरफ छज्जा दिया है ऐसे ही वो अदबीज के कुंड की तरफ भी छज्जा दिया। तो ये तालाब से चारों तरफ छज्जा बढ़ने से ये खुलता गया है और ये तालाब खुलता गया, इसका मतलब तालाब के चारों तरफ जो महल आए हैं जिसे ताल महल कहते हैं वो ताल महल घटता गया है। तो इसका एरिया कम होता गया ना। तो ये शोभा इस तरह से वर्णन हुआ। और यहाँ 8 निशान की बात भी आई। तो 8 निशान भी पहले ही बताया है कि 5 पेड़, 2 घाटी और ये तालमहल, ये 8 निशान हुआ। और यहाँ 250 भौम ऊंचे ये छज्जों का वर्णन हुआ और इसके लिए कहा कि 1,00,000 कोस करके कहा। तो 250 भौम में 1,00,000 कोस कैसे होते हैं, इसके लिए पहले ही कहा है कि प्रत्येक एक भौम 400 कोस का होता है। तो 400 कोस गुना 250 भौम इक्वल टू 1,00,000 कोस का ऊंचा होता है। तो ये भी हम समझ गए। अब आगे बढ़े। बंगले की 6ठी भौम से ऊपरा ऊपर 44 कोस के छज्जे 250 भौम तक निकले हैं, जबकि छज्जा बढ़ने का प्रसंग पहले ही एक बार पूरा हो चुका है। फिर यहां वही छज्जा बढ़ने का प्रसंग इसीलिए आया जो मैंने पहले ही बताया कि पहले वो पुखराज के गोल चौतरा के ऊपर के चौरस चौतरा के ऊपर आया हुआ 5 पेड़ के आधार पर छज्जा बढ़ने का प्रसंग वर्णन शुरू हुआ था। तो उस समय में ये घाटी का महल और बंगला 5 भौम जाने का वर्णन नहीं हुआ था। तो अब फिर उधर घाटी का महल भी पुखराज के वो 5 पेड़ के ऊंचाई के बराबर तक पहुंचाया है और ये बंगला के चौतरा के ऊपर बंगला को भी 5 भौम ऊपर ले जा करके फिर मध्य में एक चहबच्चा था तालाब का वर्णन किया। तो अब फिर यहां से छज्जा बढ़ने का प्रसंग वर्णन होता है, जो पहले ही हो चुका है उसी को पुनः यहां से देखना है। तो देखिए, बंगले की 6ठी भौम से ऊपरा ऊपर 44 कोस के छज्जे 250 भौम तक निकले हैं। इन छज्जों ने बंगलों के चारों ओर की 11 हजार कोस की जगह ढक ली है। अतः बंगलों की हद तक छज्जे बड़े हैं। बंगलों की हद तक मतलब नीचे वो 33,333 कोस का जगह जो था ना, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा यहां पर आपको बता दूं। जैसे कि ये बंगला का चबूतरा 1,00,000 कोस का है, ठीक है। इसमें से मध्य तीसरे हिस्सा में 96 की 96 हारे बगीचा हुआ था और उसके मध्य में जो चबूतरे हुए उन चबूतरों में 48 की 48 हारे चहबच्चा और 48 के 48 हारे बंगले हुए।
और ये बाहर के हिस्सा में 5 पेड़ 4 फिलपाई और 5 पेड़ हुआ। ठीक है, तो इसका पूरा हिसाब देखेंगे तो ये बाहर के हिस्सा दोनों तरफ 33,333 कोष का है और ये मध्य में 33,333 कोष का जगह है। ठीक है, तो बंगले मतलब ये 33,333 कोष के एरिया में बंगला आया है। अब इसके ऊपर चांदनी को देखिए, इसी नक्शा को चांदनी के हिसाब से देखेंगे तो अब ये चांदनी के मध्य भाग में, अब इसी को एक बार चांदनी समझ लीजिए, चांदनी के मध्य भाग में 12,000 कोष का लंबा चौड़ा ये एक चेहबच्चा है। ठीक है, अब इससे छज्जा बढ़ना प्रारंभ हुआ तो एक छज्जा 44 कोष का है, तो 250 भौम तक जाते समय 11,000 कोष इधर छज्जा बढ़ा, फिर 11,000 कोष इधर छज्जा बढ़ा। तो देखिए तो ये 11,000 कोष, ये 11,000 कोष 22,000 कोष हुआ और शुरू में ही ये कुंड 12,000 कोष का था, 34,000 कोष का एरिया हुआ पूरा। ठीक है, तो ये तो हुआ ऊपर छज्जा के चारों तरफ किनार का एरिया 250 भौम। उसके सीधा नीचे देखते समय ये बंगला का एरिया 33,333 कोष का एरिया है। इसीलिए कहा कि वो 250 भौम ऊपर तक जाकर के 44 कोष वाले छज्जा ने चारों तरफ से जो छज्जा डाला है उसके सीधा नीचे बंगले हैं। ये कहने का भाषा ये है। अब इसके ऊपर जो 33,000 कोष का एक ही छज्जा, जो लंबी छज्जा जाते हैं ना, वो इसके ऊपर मतलब यहां नीचे जो 5 पेड़ 4 फिलपाई और 5 पेड़ आया है उसके ऊपर ये एक ही लंबा छज्जा जाता है। ये वाली भाषा है। अब फिर से देखिए यहां, अतः बंगले की हद तक छज्जे बड़े हैं करके इस अर्थ में कहा है। आगे, पुखराज की तरफ बंगले की चबूतरे की 33,000 कोष की जगह शेष रही है, जिसके नीचे चबूतरे के बीच में फिलपाइयों की 4 हार आई है। इन्हीं फिलपाइयों में जानवरों के मुख बने हुए हैं। तो ये फिलपाई में जो जानवरों की मुख बनने की शोभा यहाँ पर थोड़ा सा आया है, इसका विस्तृत वर्णन फिर बाद में बंगला का प्रसंग वर्णन होते समय आएगा। इन फिलपाइयों की दोनों तरफ 5-5 वृक्षों की कतारें हैं। नीचे चबूतरा के ऊपर की बात हो रही है। इससे 1,00,000 कोष ऊपर यानी कि 250 भौम ऊपर 33,000 कोष का लंबा छज्जा पुखराज के लंबे छज्जे से जा मिला है। इस प्रकार से बंगलों के चबूतरे की संपूर्ण जगह पर इन छज्जों ने अपनी छाया डाली है। इस तरह पुखराज के गोल चबूतरे की बंगला की तरफ 44,444 कोष की जगह है, जिसमें से 11,000 कोष की जगह में तो 250 छज्जों ने अपनी छाया डाली है। अब 33,000 कोष की जगह शेष रही। ऊपर जैसे बंगला की तरफ से 33,000 कोष का लंबा छज्जा पुखराज की तरफ आया है, उसी तरह पुखराज की तरफ से भी 33,000 कोष का लंबा छज्जा बंगला की तरफ आया है और बंगला की तरफ के छज्जे से आ मिला है। ये पहले भी वर्णन हो चुका है, फिर दोबारा वर्णन हो रहा है, इसीलिए कि वो बंगला की तरफ आया हुआ छज्जा का वर्णन हुआ तो फिर पुखराज के तरफ के छज्जा भी जाकर के मिले हैं, उस बात को बताने के लिए यहां दोबारा वर्णन आ रहा है। इस प्रकार से बंगला का चौरस चबूतरा और पुखराज का गोल चबूतरा ऊपर के छज्जों के कारण संपूर्ण ढक गया है। जिस प्रकार बंगला और पुखराज के चबूतरे छज्जों के कारण ढक गए हैं, ठीक उसी प्रकार पश्चिम उत्तर की घाटी और पुखराज के गोल चबूतरे के बीच में जो जगह है वह भी ऊपर के छज्जों के कारण ढक गए हैं। घाटी की 4,00,000 कोष की जगह में से
3,56,000 कोष की जगह में तो घाटी के महल है। शेष 44,000 कोष की जगह पुखराज के गोल चबूतरे की ओर है। जिस प्रकार पुखराज के 5 पेड़ 5 भौम तक सीधे चले गए हैं और 6ठी भौम से उनमें छज्जे निकले हैं, घाटी के महल भी ठीक उसी प्रकार 5 भौम तक सीधे चले गए हैं और 6ठी भौम से उनमें से पुखराज की ओर 44-44 कोष के छज्जे निकलते चले गए हैं। इस तरह 250 भौम के छज्जों ने 11,000 कोष की जगह पर अपनी छाया डाली है। घाटी की शेष 33,000 कोष की जगह पुखराज की तरफ है। उस पर 33,000 कोष का एक ही लंबा छज्जा आया है। यह छज्जा पुखराज की तरफ के 33,000 कोष का जो लंबा छज्जा घाटी की ओर बढ़ा है उसी से जा मिला है। दोनों तरफ के लंबे छज्जों के मिलने पर 66,000 कोष का लंबा छज्जा बना है और पेड़ की तरफ 11,000 कोष की जगह शेष रही है। उस जगह 250 छज्जों ने अपनी छाया डाली है। इस तरह शेष 11,000 कोष की जगह भी पूरी हुई। तो यहाँ पर शेष 11,000 कोष की जगह करके इस भाषा में कहा है कि जैसे देखिए घाटी की तरफ से पहले 250 भौम तक छज्जा बढ़ाया और 11,000 कोष की जगह में छाया डालने की बात हुई। फिर एक लंबी छज्जा 33,000 कोष का घाटी की तरफ से बढ़ा हुआ है, ये बात हुई। उसके साथ में फिर पुखराज की तरफ से आया हुआ 33,000 कोष का लंबा छज्जा, ये जुड़ने की बात हुई। तो इधर से आकर के ये लंबी छज्जा तक की बात हुई, दोनों मिला करके 66,000 कोष का लंबा छज्जा, ये भी बताया। तो इस प्रकार के वर्णन प्रसंग में ये अब पुखराज की तरफ, ये पेड़ के तरफ के 11,000 कोष का जगह वर्णन बाकी रहा। उस अर्थ में यहाँ 11,000 कोष की जगह जो बाकी रही, ये 250 भौम तक में पुखराज की तरफ के पेड़ के छज्जा ने ढक लिया है करके इस तरह से वर्णन हुआ है। इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, भाषा क्लियर है। मैं बार बार बोल ही रहा हूं, ये सारा छज्जा बढ़ने का प्रसंग पहले ही जो वर्णन हुआ उसी से पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। तो ये घाटी के तरफ से, बंगला के तरफ से भी छज्जा बढ़ने के प्रसंगों को जोड़ रहे हैं, इसीलिए ये दोबारा वर्णन होते समय भाषा इस तरह से घूम करके आया है। ठीक है, तो फिर आगे देखिए, इस तरह पुखराज के पहले छज्जे से घाटी के पहले छज्जे तक 88,000 कोष की जगह आई है। उसी प्रकार से बंगले की तरफ भी दोनों तरफ के छज्जों ने 88,000 कोष की जगह पर अपनी छाया डाली है। इस तरह बंगले की और घाटी की तरफ की जगह का हिसाब भी पूरा हुआ। तो इतना करके ये छज्जा बढ़ने के प्रसंग सब प्रकार से पूरा हुआ। अब आगे, पुखराज के 5 पेड़, पश्चिम तथा उत्तर की घाटी और पुखराजी ताल इन ब्रैकेट बंगला, ये 8 निशान है। तो पुखराजी ताल में वो ताल महल को भी लेना होता है, तो ताल या ताल महल एक ही बात है। ताल के चारों तरफ महल आए हैं और चारों तरफ के महल के बीच में ताल है, तो ये भी जोड़ करके 8 निशान की बात हुई। इन 8 पहाड़ों, तो पहाड़ों शब्द भी बताया ना, क्योंकि वाणी में पहाड़ शब्द से आता है, ये भी मैंने बताया था। तो उसी के आधार पर यहां 8 निशान को 8 पहाड़ शब्द भी रखा। इन ब्रैकेट निशानों के छज्जे 6ठी भौम से बड़े हैं तथा ऊपरा ऊपर 1,00,000 कोष अर्थात 250 भौम तक पृथक पृथक ही गए हैं। 400 कोष की एक भौम होती है। ऐसे 250 भौम पहुंचने पर 1,00,000 कोष होता है। इनके ऊपर 14 मेहराबें आई है। तो ये 250 भौम की ऊंचाई तक में
ये 14 मेहराब की जो शोभा, ये भी कल हमने वर्णन किया है, वही अब यहां वृत्ति के शब्द से आया है। तो देखिए 8 मेहराबें पांचों पेड़ों के हैं, जिनमें से 4 मेहराबें चारों दिशाओं की और 4 मेहराबें बीच के पेड़ पर हैं। 2 मेहराबें पश्चिम की घाटी की ओर तथा 2 मेहराबें उत्तर की घाटी की ओर एवं 2 मेहराबें बंगलों की है। ये 14 मेहराबें 1,00,000 कोस की ऊंचाई पर है। यहां से 8 पहाड़ मिलकर 3,00,000 कोस ऊपरा ऊपर भोम भोम होते चले गए हैं। तो 3,00,000 कोस मतलब 750 भोम। तो 750 भोम गुना 400 कोस इजकल टू 3,00,000 कोस होता है। तो ये बात है। 1,000 भोम या 4,00,000 कोस, तो 250 भोम और 750 भोम को जोड़ते समय 1,000 भोम हुआ। तो 1,000 भोम में पूरा 4,00,000 कोस हुआ। तो कहा 1,000 भोम या 4,00,000 कोस की ऊंचाई पर पुखराज पर्वत की चांदनी हुई है। तालाब 1,000 में से 20 भोम कम अर्थात 980 भोम जाकर रहा। फिर 980 भोम के बाद 20 भोम ऊपर तक जवेर की महलातें चली गई है। तो इसमें कल ही मैंने कहा था कि ये तालाब 980 भोम तक जाते हैं और तालाब के साथ में चारों तरफ जो महल है जिसे ताल महल कहते हैं, ये भी 980 भोम तक गए हैं। और ये महल जाने को तो ऊपर 1,000 भोम तक ही गए हैं, परंतु तालाब के एरिया से ऊपर 20 भोम अलग ही शोभा अथवा अलग ही नाम से वर्णन होता है करके कहा था। तो उसी को यहां पर 980 भोम तालाब के एरिया तक ताल महल गए, उसके बाद ऊपर 20 भोम तक जो महल गए हैं, जिस महल को जवेर की महल नाम से बताया है। तो यहां से भी ये समझ सकते हैं। तो फिर देखिए 1,000 भोम तक जाकर पुखराज पर्वत की चांदनी और तालाब के महलों की चांदनी एक हो गई है। तो इस तरह से ये 1,000 भोम ऊपर चांदनी तक की शोभा वर्णन हुआ। अब आगे पुखराज पर्वत की चांदनी करके यहां वृत्ति से वर्णन शुरू हो रहा है। तो अब तक हमने जो वर्णन किया उसको ये वृत्ति के शब्द के माध्यम से भी देखा। अब पुखराज पर्वत की चांदनी प्रसंग वर्णन करना है। तो यहां पर ये पुखराज के 1,000 भोम की चांदनी शब्द आया। फिर ये तालाव यानी कि ताल 980 भोम करके आया। फिर ऊपर 20 भोम तक जवेर का महल करके आया। फिर पुखराज की चांदनी और ये तालाव के साथ आया हुआ ताल महलों की चांदनी 1,000 भोम ऊपर एक हुआ है करके ये प्रसंग आया है। तो इसको थोड़ा सा हम खड़ा नक्शा के माध्यम से एक विजन को समझने का प्रयास करेंगे। उसके पश्चात फिर ये चांदनी का प्रसंग वर्णन करके फिर वृत्ति के द्वारा भी आगे अध्ययन करेंगे। तो अब तक जो वर्णन हुआ इसी के अंदर से एक शोभा को हम थोड़ा वर्णन करेंगे। अब देखिए जो वर्णन हमने एक बार पूरा कर चुके हैं और वृत्ति के द्वारा भी अध्ययन कर चुके हैं, उसी को मैं थोड़ा सा एक खड़ा दृश्य के द्वारा यहाँ पर वर्णन करता हूँ। क्योंकि अब ऊपर चांदनी की शोभा वर्णन करनी है, तो हमने तो पुखराज के वो 5 पेड़, उत्तर पश्चिम की घाटी और बंगला की तरफ से सारा महल को उठा करके एकदम विस्तार करके 250 भोम तक ले गए। उसके बाद फिर ये सब ऊपर 750 भोम तक गए हैं और 1,000 भोम ऊपर चांदनी करके आया है। तो अब चांदनी में किस किस के चांदनी में कैसे कैसी शोभा होते हैं, पहले ये वाला विषय क्लियर होना पड़ेगा, उसके बाद ही फिर चांदनी वाला प्रसंग वर्णन होता है। तो इसीलिए अब देखिए जैसे अब तक जो वर्णन हुआ मैं उसको यहाँ खड़ा दृश्य के द्वारा थोड़ा सा बताऊं। तो जैसे कि
ये मान लीजिए ये पुखराज का गोल चबूतरा है, ठीक है। तो ये पुखराज के गोल चबूतरा के मध्य में यहां एक चौरस चबूतरा आया है और इसके ऊपर 5 पेड़ आया है। इसमें अब इधर और उधर करके 5 पेड़ समझ लीजिए, ये 5 बम तक गए, ठीक है। अब ऐसे ही इधर से देखिए ये बंगला का चबूतरा, ठीक है। अब ये बंगला का चबूतरा में भी मध्य में बंगला चेहबच्चा आया और चारों तरफ 5 पेड़, 4 फिलपाई 5 पेड़ करके आया और सब मिला करके ये जमीन से 7 भूम ऊपर एक बार बंगला की चांदनी एक हो गई है। और इसमें भी देखेंगे तो जैसे थोड़ा सा एक आइडिया के लिए मैं यहां ये ऐसे नक्शा बना देता हूं। इसका अर्थ क्या है, ये बंगला भोम भोम पढ़ करके 5 भोम भोग करके गए हैं। अब यहाँ 5 ही भोम मैंने बारीकी से नहीं बताया हूं। और इधर ये 5 पेड़, 4 फिलपाई 5 पेड़ करके ये 14 हारे हैं ना कुल। अब यहाँ कितने हार हुआ मैंने गिनती नहीं किया हूं, ये सारा कंसेप्ट पहले ही वर्णन किया है। ये 14 हार समझ लीजिए, 5 पेड़, 4 फिलपाई और 5 पेड़ का। तो इस तरह से ये एक बार ये चांदनी भी पूरा हुआ। तो ये भी जमीन से 7 भूम ऊपर गए, ये भी जमीन से 7 भूम ऊपर गए, ठीक। अब इधर आइए पश्चिम की घाटी की तरफ। ये हुआ घाटी का चबूतरा, ठीक है। तो ये 4 लाख कोस लंबा चबूतरा है। अब यहां से भोंबर ऊपर जाकर के यहां पहुंचे। अब यहां पर भी महल उठना शुरू हुआ। तो महल उठते समय ये चबूतरा के किनार से यानी कि पुखराज के तरफ जो घाटी का चबूतरा जुड़ा है, यहां से 44,000 कोस की जगह में महल नहीं आया। यहां से इधर पश्चिम की तरफ 3,56,000 की जगह तक महल आया है। और ये महल भी ये ऊपर 6 भूम तक, यानी कि ये 5 पेड़ का 5 भूम के बराबर तक सीधा गए हैं, ऐसे भोम भोम होते हुए, ठीक है। तो इस तरह से ये इधर आए और जैसे जैसे ये महल ऊपर चढ़ते जाते हैं, इधर से घाटी के कारण एक एक हांस घटता जाता है। ये भी हमने पहले ही वर्णन किया है इस तरह से, ठीक है। एक भूम ऊपर चढ़ा, इधर से एक हांस कम हुआ, तो ये 6 भूम तक इसको भी ले गए। तो ये हुआ घाटी, ये हुआ 5 पेड़, ये हुआ बंगला। तो ये अलग अलग है, ठीक है। जो वर्णन कर चुके हैं उसी को मैं समराइज कर रहा हूं, ठीक। अब ये सब 7 भूम ऊपर तक आने के बाद छज्जा बढ़ने का प्रसंग प्रारंभ हुआ। तो छज्जा बढ़ने के प्रसंग में ये मध्य के पेड़ से दिशा के पेड़ में छज्जा बढ़ने की बात हुई। फिर यहीं पर दिशा के पेड़ से दिशा के पेड़ के बीच में छज्जा बढ़ने की बात हुई। और दिशा के पेड़ से पश्चिम की घाटी, उत्तर की घाटी और इधर बंगला की तरफ देखे तो ये बंगला की चांदनी में यहां मध्य में 12,000 कोस का लंबा चौड़ा एक तालाब, कुंड बना शुरू में, ठीक है। अब ये कुंड की दीवार से छज्जा बढ़ना प्रारंभ हुआ। अब छज्जा कहां कहां किस तरह से कितने कितने हिसाब से बढ़ते हैं, ये सारा हिसाब भी क्लियर कर चुके हैं। खाली मैं यहां उसको एक खड़ा दृश्य के द्वारा बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो देखिए ये मध्य के पेड़ से दिशा के पेड़ के बीच में देखेंगे तो 22,000 कोस की जगह में ये छज्जा बढ़ते 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 ऐसे छज्जा 250 भूम ऊपर तक गए। और ये छज्जा भी ऐसे छज्जा बढ़ते 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 250 भूम ऊपर तक गए और लंबी छज्जा आपस में मिल गए। और इधर भी ऐसे ही छज्जा बढ़ते 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 250 भूम तक गए और ये भी छज्जा बढ़ते 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 250 भूम तक गए और लंबी लंबी छज्जा मिले।
तो यहाँ ऐसी जो शोभा दिखाई दे रहा है, ऐसे सब मध्य के पेड़ और दिशा के पेड़, दिशा के पेड़ और दिशा के पेड़, सबके बीच की बात हुई है। अब ऐसे ही ये बंगला की तरफ देखे तो यहाँ से छज्जा बढ़ते बढ़ते, ऐसे छज्जा बढ़ते 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 ये 250 भौम तक गए। ऐसे ही यहाँ से भी छज्जा बढ़ते 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 ये 250 भौम तक गए और उसके बाद ये लंबी छज्जा 33,000 कोस का यहाँ तक आया। देखिए पुखराज के अपने एरिया तक और ये बंगला के अपने एरिया तक आकर के इसका मिलन हुआ। तो सीधा देखिए तो ये संधि में ही है, ठीक है। इसी तरह से घाटी के तरफ देखिए, ये दिशा के पेड़ से भी छज्जा बढ़ते 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 250 भौम गया और घाटी के महल के द्वारा भी छज्जा बढ़ते 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 250 भौम गया और इसने भी 33,000 कोस का छज्जा दिया, इसने भी 33,000 कोस का छज्जा दिया। तो आपस में मिलन हुआ। जहां पर मिलन हुआ इसका सीधा नीचे देखिए तो ये पुखराज की तरफ के छज्जा ने पुखराज के अपना एरिया पूरा किया, घाटी की तरफ के छज्जा ने घाटी का अपना एरिया पूरा किया। यहां से मालूम पड़ेगा, ये सीधा देखिए, ठीक है। तो इस तरह से ये 250 भौम ऊपर जाकर के ये सब आपस में मिल गया है और इधर तो महल नीचे से आया है ही, तो ये 250 भौम ऊपर जाकर के सब आपस में मिल गए हैं, ठीक है। अब इसको यहां मिलाना होगा इस तरह से, ठीक। अब इसमें थोड़ा सा बता देता हूं, ये तो अभी पुखराज के तरफ छज्जा बढ़ने की बात ही हुई। तो ये बंगला से पूर्व तरफ अद्वीज का कुंड है, वो वर्णन करना बाकी है, मैं बार बार बोल रहा हूं। तो अद्वीज के कुंड की तरफ भी यहां से छज्जा बढ़ते हैं, ठीक है। जिस तरह से इधर प्रत्येक भौम में 44 कोस का छज्जा बढ़ते हैं, ऐसे इधर भी 44 कोस का छज्जा बढ़ते बढ़ते 250 भौम तक गया, ठीक है। और उसके बाद 33,000 कोस का एक लंबा छज्जा जाकर के यहां तक पहुंचा और बंगला का जो अपना एरिया है ना, यहां तक इसने ढक दिया है। अब अद्वीज कुंड का वर्णन करना बाकी है, फिर भी अभी मैं थोड़ा सा इतना बता के रखता हूं कि अद्वीज के कुंड में भी ये बंगला की चबूतरा के ऊपर जिस तरह से ये 5 भौम का वर्णन आया है, वो जैसे कि मान लीजिए यहां पर अद्वीज का कुंड का चबूतरा जुड़ गया है, ये अद्वीज का कुंड भी 5 भौम तक ऊपर चले आते हैं और उसके द्वारा फिर ये छज्जा बढ़ते 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 इधर ये बंगला की तरफ भी छज्जा बढ़ करके आता है और ये छज्जा ने आकर के यहां बंगला के छज्जा के साथ में मिलन करते हैं, ठीक है। जैसे यहां पर देखिए, यहां से इधर का बंगला की तरफ का छज्जा हुआ, यहां से इधर का ये अद्वीज कुंड की तरफ का छज्जा हुआ। तो इस तरह से ये छज्जा चारों तरफ बढ़ने, ये छज्जा मतलब ये ताल का छज्जा चारों तरफ बढ़ने का अर्थ ये ताल चारों तरफ से खुल करके विस्तार हुआ। इसीलिए तो हमने बार बार कहा कि शुरू में ये ताल 12,000 कोस में था, 250 भौम ऊपर जाते समय ये देखिए यहां 250 भौम में 11,000 कोस की जगह हमें छाया पड़ने का अर्थ है ये ताल 11,000 कोस खुलना। और इधर से भी देखिए यहां पर 11,000 कोस की जगह में छाया पड़ने का अर्थ है ये ताल 11,000 कोस इधर खुलना। तो शुरू में 12,000 था, 250 भौम ऊपर जाते समय इधर 11,000 इधर 11,000 खुलने के कारण ये जो ताल मतलब यहाँ पूरा पानी भरा हुआ है, ये 250 भौम ऊपर जाते समय ये ताल का एरिया हुआ 34,000 कोस का, ठीक है। तो इस तरह से 250 भौम ऊपर तक जाते समय तो देखिए अद्वीज के कुंड की तरफ से आया हुआ छज्जा के साथ में ये सारा छज्जा आपस में मिलते, अब ये तो ताल है, ताल के इस तरफ मतलब चारों तरफ वो ताल महल आया है ना, ताल के बाहर आया हुआ महल को ताल महल कहते हैं, वहां से होकर के अब इस छज्जा के द्वारा आकर के पेड़ों के महल के ऊपर होकर के इधर अब देखिए तो ये तो छज्जा बढ़ाने के प्रसंग में ऐसे गया है, ये महल तो ऐसे जाता है ना प्रत्येक भौम भौम होते हुए, और इधर सीढ़ी की तरफ से देखेंगे तो ये तो घटता गया, ये प्रत्येक भौम भौम पड़ते गए। तो इस तरह से देखिए 250 भौम ऊपर पहुंचते समय
मानो कि पश्चिम के घाटी से चढ़ते हुए 250 भौम ऊपर गया हो। अब यहां से ये अंदर ही अंदर जाकर के पूरा 250 भौम के ऊपर से यहां से जाकर के सीधा यहां बंगला के एरिया से ऊपर होकर के यहां से भी उधर जो अदविज कुंड का जो महल है ना, वहां तक भी जा सकते हैं। इतना विस्तार है, 250 भौम ऊपर जाकर के इन सब का इस तरह से मिलन हुआ। ठीक है। अब इसके पश्चात फिर ऊपर 750 भौम तक महल गया करके आया। तो 750 भौम तक महल जाते समय सब के ऊपर महल आया, लेकिन अपना अपना एरिया होता है। ध्यान से देखिए। हाँ, मैं ये प्रसंग इसीलिए वर्णन कर रहा हूं, चांदनी को वर्णन करते समय वो पूरा विजन क्लियर होना पड़ेगा, नहीं तो इतने सारे छज्जे मिलकर के महल का विस्तार हुआ था, चांदनी तो कितना विशाल हुआ होगा ऐसा लगता है। लेकिन चांदनी नीचे चबूतरा अपने अपने एरिया में जितने जितने का था उतने उतने एरिया में ही चांदनी होता है। पुखराज, बंगला, अदविज कुंड के तरफ और घाटी के तरफ तो घटते घटते आने से चांदनी में पहुंचते समय तो महल कुछ बाकी रहता भी नहीं। अब उस दृश्य को देखिए, 250 भौम तक तो ये हुआ। अब यहां से देखिए, ये पुखराज का एरिया है ना, ये पुखराज का एरिया, यहां से सीधा पुखराज के अपने ही एरिया को ले जाइए 750 भौम ऊपर बढ़ा करके। ठीक है। ये पुखराज का अपना ही एरिया, मिलन हुआ जरूर है परंतु एरिया अपना अपना है। और इधर से देखिए, यहां से ये सीधा ले जाइए, ठीक है, ये 1000 भौम तक गया। तो ये एरिया महल भौम भौम पड़ते गए हैं 750 भौम तक के सीधा एरिया, उसके बाद सीधा 750 भौम तक ये पुखराज का अपना ही एरिया है। अब उसके बाद देखिए, यहां पर भी महल आया। यहां पर मतलब क्या, 33,000 कोस की लंबी छज्जा के ऊपर महल आया है ना। ये महल ऐसे देखिए, ये ताल अब यहां से ऐसे महल आने के कारण, तो ये देखिए ये महल आया और यही चारों तरफ घूम करके आया है, इसीलिए ये इधर का है। ये महल जो है ना इस जगह में, यही घूम करके आते समय इधर ये एरिया होकर के आया। ठीक है। तो ये इधर से बताऊं तो ये प्रत्येक भौम भौम होते हुए जा रहा है जो महल ताल के साथ में आया है, इसलिए ताल महल कहते हैं। यही ऐसे घूम करके जाते समय यहां पहुंचा, ये अलग अलग नहीं है। तो चारों तरफ से घूम करके आया हुआ ये ताल का महल है। और ये ताल पूरा पानी से भरा हुआ है। ठीक है। और यहां और छज्जा बाकी है ना, इसके ऊपर भी महल आते हैं। ये अदविज कुंड का तरफ का महल है, तो अदविज कुंड के तरफ के महल होने के कारण ये आधा यानी कि 500 भौम तक ही जाता है। इस विषय में और वर्णन हम बाद में करेंगे, परंतु यहां अभी इतना समझ लीजिए कि ये ताल महल के साथ में लग करके अदविज की कुंड के तरफ से भी महल आया है, लेकिन ये 500 भौम में जाकर के रुक गया है। ठीक है। अब ये ताल 980 भौम तक गए, तो ताल के साथ में आया हुआ ये महल भी 980 भौम तक ही गए। ये क्लियर हुआ। अब इधर आइए, ये पुखराज का जो महल है ये भी ये ताल महल के साथ में ही मिलकर के प्रत्येक भौम बिल्कुल समान रूप से मिलकर के आया है। ये भी इस तरह से जाते जाते जहां पर छज्जा का मिलन हुआ वहां से ऊपर ऊपर ये 750 भौम तक ऊपर गए हैं। देखिए, अब यहां तक जाते समय तो 980 भौम हुआ। थोड़ी देर के लिए मैंने ये ताल महल को यहीं पर छोड़ दिया हूं। अब ये पुखराज जी उससे भी और ऊपर जाकर के पूरा यहां से देखेंगे तो 750 भौम, नीचे से देखेंगे तो 1000 भौम तक पूरा हुआ। ठीक है। अब ये ताल 980 भौम तक आया। 980 भौम तक ताल के बराबर में ये चारों तरफ जो महल आया है ये महल भी 980 भौम ही है, नीचे से ही देखते समय। तो इस महल का नाम है ताल महल। अब ताल यहीं पर रह गया और ये महल यहां से भी ऊपर जाते हैं। ताल के भाग में खाली जगह है, ये महल ऐसे आकर के ये घूम के आया है ना, इसलिए ये महल इधर से ऊपर जाते हैं। ये और 20 भौम ऊपर है। तो यहां देखिए 20 भौम आया हुआ महल पुखराज के चांदनी के बराबर में मिले,
ये इधर से आने से ये मिले। अब ये जो 20 भौम है यहां पर, ये 20 भौम जो महल आया है इसको जवेर का महल कहते हैं। ये नीचे का क्या है, ये नीचे का यहां तक में ताल महल के नाम से जाने जाते हैं, जो 980 भौम है, और ये ताल भी 980 भौम है। उसके ऊपर महल उसी हिसाब से गए हैं 20 भौम ऊपर तक, परंतु उसको जवेर का महल कहते हैं। तो कहने का अर्थ, ताल के चारों तरफ आया हुआ महल भी है तो 1000 भौम तक ही गया, और ये पुखराज के जो महल है ये भी 1000 भौम तक गया। अब यहां पर देखिए, मैंने यहां नीचे से ही ये निशानी यहां खड़ा ये निशानी लगा दिया हूं। इसको देखने से आपको मालूम पड़ेगा कि ये एरिया अलग हुआ है करके। थोड़ी देर के लिए चलो मैंने ये निशानी बंद कर दिया, देखने से सारा महल एक जैसे दिखाई दे रहा है ना, एक जैसे दिखाई दे रहा है ना। ये महल सब एक साथ में जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, नक्शा में ऐसे ही दिखाई देता है। लेकिन यहां हमें क्लियर विजन नक्शा ये देखना होगा कि यहां से इस तरफ का महल पुखराज का महल है, यहां से उस तरफ का महल ताल का महल है, बंगला के ऊपर आया महल है। और दूसरी बात, यहां खड़ा दृश्य में भी ये बीच में कटा हुआ आधा नक्शा है, इसीलिए ये तो सीधा सीधा जैसे लगते हैं। लेकिन यहां जो संधि में है ना, ये संधि है, यहां पर कैसे विजन बनता है, ये पुखराज तो गोल चबूतरा के ऊपर आया है, इसीलिए यहां के महल जितने भी है गोल होते हैं, और उधर बंगला चौरस चबूतरा में आया है, इसीलिए बंगला के ऊपर आया हुआ ये ताल महल चौरस में होते हैं। कहने का अर्थ, यहां की शोभा अगर देखें तो पुखराज के तरफ का ये महल ऐसे गोल होकर के ही फिर करके आया है, और ये बंगला के ऊपर का जो ताल महल ऐसे चौरस होकर के ही जुड़ करके आया है। तो इस तरह से अपना अपना एरिया होता है। लेकिन अब इसको यहां आधा कट करके दिखा दें और इधर से अगर फोटो ले लें तो ये जुड़ा हुआ तो साथ में बिल्कुल एक ही हिसाब से जुड़ा हुआ जैसा लगता है ना। तो ये विजन को दिल दिमाग में बिठाना। अब दूसरी बात, इधर आइए घाटी की तरफ। ये घाटी मतलब सीढ़ी, सीढ़ी तो अब यहां से शुरू हुआ जो है, ये तो जाकर के यहां पुखराज के चांदनी तक पहुंचना है घाटी, ठीक है। इसीलिए अब देखिए, ये घाटी का महल है, भौम बढ़ रहा है, ये हांस घट रहा है, भौम बढ़ रहा है, हांस घट रहा है, भौम बढ़ रहा है, हांस घट रहा है, करते करते इस तरह से घाटी के ऊपर भी महल तो आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जा रहा है ये हांस कम होने से महल कम होता जा रहा है ना। करते करते जैसे 1000 भौम में पहुंचे ना, 1000 भौम में पहुंचते समय तो देखिए, तो 1000 हांस का था, ये 1000 भौम का था, एक एक भौम में एक एक हांस कम होता गया। पुखराज के चांदने में पहुंचते समय ये घाटी यानी कि सीढ़ी बिल्कुल चांदने में प्रवेश हुआ। अब ये घाटी का यानी कि सीढ़ी का ऊपर चांदनी होता ही नहीं है। अब मानो ये सीढ़ी ही चांदनी है मान लीजिए, इसका अलग से चांदनी होता ही नहीं। इसलिए बाकी रहा क्या, देखिए तो 4 कोस की लंबाई जो घाटी का था, इसके ऊपर महल आने के लिए तो चांदनी तक ही आया, लेकिन अंतिम हांस जाकर के पुखराज की चांदनी के साथ मिला। इस तरह का महल जो है ये घाटी का महल, ये महल जो है ये पुखराज का महल, ये महल जो है ये ताल महल और मध्य में ताल, और ये ताल से ऊपर 20 भौम तक जो गए हैं ये जबेर की महल। अब यहां नीचे देखिए, पुखराज का चबूतरा 1,33,333 कोस का था ना, इसके सीधा ऊपर पुखराज की चांदनी का एरिया इतना है अपना, 1,33,333 कोस का, ये पुखराज की चांदनी। अब बंगला का चबूतरा में आइए, बंगला का चबूतरा 1,00,000 कोस का था, 5 भौम छठी चांदनी 1,00,000 कोस में ही था। इसके ऊपर जाकर के ये अपना एरिया में ये अब महल बनना प्रारंभ हुआ, बीच में ताल और दाएं बाएं ये महल होकर के ताल के साथ में आया हुआ महल ताल महल के नाम से 980 भौम तक गया, ताल यहीं पर रहा। उसके ऊपर फिर महल आया जबेर की महल। अब यहां से यहां तक का पूरा एरिया देखिए, ये 1,00,000 कोस का ही एरिया है, और जिसके मध्य भाग में
20 भूम नीचे ताल दिखाई देता है, ये शोभा हुआ। ठीक है, अब अधबीज की कुंड की तरफ तो नीचे से शोभा वर्णन करना बाकी है और ये 500 भूम तक जाता है, ये दृश्य है समग्र में। ठीक है, अब पुखराज की चांदनी करके वर्णन होते समय बस चबूतरा का अपना एरिया जितना है, ये महल होते हुए यही 1,33,333 कोष की लंबाई चौड़ाई, 4 लाख कोष की गिर्द, 1000 भूम ऊपर इसके चांदनी का वर्णन होता है। और उसके बाद बंगला के ऊपर ये ताल और ताल महल, ऊपर जबेर की महल, इनकी शोभा वर्णन होते हैं। तो इसको इस तरह से पूरा विजन क्लियर रखना पड़ेगा। अब कल जो नक्शा हमने देखा है, अभी ये खड़ा दृश्य एक विजन क्लियर किया, तो मैं पुनः वो नक्शा को एक बार दिखाता हूं, उसके द्वारा फिर इसको समझना होता है। अब ये नक्शा को देखिए, पुखराज पर्वत का खड़ा दृश्य करके, वैसे ये नक्शा हमने कल भी देखा, फिर आज जो ये विजन को वर्णन किया तो इसी को मैं बता रहा हूं। जैसे ये पुखराज का अपना एरिया यहां से यहां तक का है, बंगला का एरिया यहां से यहां तक का है, इधर अधबीज कुंड का है और इधर घाटी का एरिया है। तो ये 5 भूम तक घाटी सीधा गया और ये पेड़ ये भी सीधा गए, बंगला सीधा गए। उसके बाद अब छज्जा बढ़ने का प्रसंग हुआ तो 250 भूम में जाकर के सारे छज्जा मिले। तो देखिए, तो ये घाटी की तरफ जैसे जैसे भूम चढ़ता जा रहा है, इधर से ये हाँस कम होता जा रहा है। ठीक है, 250 भूम ऊपर जाकर देखें तो अब अंदर ही अंदर, महल के अंदर कहीं भी जा सकते हैं, ये अधबीज कुंड के महल तक जा सकते हैं। इसमें देखिए ये बंगला का एरिया यहां तक है। देखिए, तो जिस तरह से ये बंगला के ऊपर ये पुखराज की तरफ छज्जा बढ़ा है, उसी तरह से ये अधबीज कुंड की तरफ छज्जा बढ़ा है और अधबीज के कुंड की तरफ से भी ये छज्जा बढ़ा है। ठीक है, और इसका मिलन हुआ। तो अब ये छज्जा मिलने के बाद 750 भूम ऊपर तो गए हैं, लेकिन एरिया अपना अपना होता है। देखिए, पुखराज का अपना एरिया ये है ना, इसके सीधा यहां तक आते समय ये पुखराज की चांदनी का किनारा हुआ और घाटी यहीं पर आकर के पूरा हुआ। इस तरफ देखिए, ये लंबी छज्जा के मध्य तक पुखराज का अपना एरिया है, इससे उधर ये ताल महल का एरिया है। इसलिए सीधा ऊपर चांदनी में देखिए तो यहां पर ये झंडा लगाया है ना, यहां से इधर पुखराज की चांदनी, यहां से इधर ताल महल की चांदनी। तो ये 20 भूम ऊपर तो जबेर के महल के नाम से होते हैं, ये यहां तक है। तो और इधर ये अधबीज कुंड की बात है। अब ये पुखराज की चांदनी करके वर्णन करेंगे तो यहां से यहां तक ये 1 लाख कोष का वर्णन है और ये आकाशी महल करके वो चांदनी में वर्णन होगा। और ये बंगला की जो चौतरा 1 लाख कोष का था, उसका एरिया यहां से यहां तक का है, इसकी भी चांदनी की वर्णन होगी। तो ये है समग्र में एक पुखराज का खड़ा दृश्य। तो इस तरह से ये एक खड़ा दृश्य की शोभा नक्शा के द्वारा भी देखा। तो समग्र में आज हमने कल जो छज्जा बढ़ने के प्रसंग वर्णन हुआ था उसको वृत्ति के द्वारा पढ़ा और वृत्ति के शब्द से ही अब आगे पुखराज की चांदनी प्रसंग आ रहा है। तो वो चांदनी के विषय में थोड़ा सा एक विजन क्लियर हो, तो उसके लिए ये नक्शा के द्वारा और पॉट के नक्शा के द्वारा वर्णन किया। तो आज यहीं पर विश्राम करते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।